नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से, या यूँ कहें कि आज तीसरा दिन है, हम आपको शहाबुद्दीन की कहानी बता रहे हैं। शहाबुद्दीन की कहानियाँ हमने शुरुआत में भी खबरों के पीछे में बहुत बताई थी, लेकिन हमारे दर्शकों की डिमांड रही कि 2016 में जब शहाबुद्दीन जमानत पर बाहर आए तो क्या परिस्थितियां हुई, क्या राजनीतिक परिस्थितियां हुई, क्या न्यायिक परिस्थितियां हुई कि उन्हें कुछ दिनों के भीतर ही फिर से जेल जाना पड़ा, जहां से वे लौटे ही नहीं। तो देखिए, शहाबुद्दीन की ये कहानी आज एपिसोड नंबर 566 है। हमने आपको बताया था एपिसोड नंबर 565 में कि बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया था। शहाबुद्दीन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कह दिया था और वे मान रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, लालू यादव ही असली मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार आहत हो गए थे। और देखिए, लालू यादव जानते ही हैं किस प्रवृत्ति के, किस प्रकृति के नेता हैं। तो शहाबुद्दीन के बाहर निकलने के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, फिर रघुवंश प्रसाद सिंह भी चुट्टी काट रहे थे। लालू यादव ने समझाने की कोशिश की। लालू यादव मथुरा में थे, उन्होंने कहा देखिए नीतीश कुमार ही नेता हैं गठबंधन के, लेकिन शहाबुद्दीन बार बार कह रहे थे हमारे नेता तो लालू यादव ही हैं। तो देखिए, 10 सितंबर 2016 को शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए थे सुबह के 7 बजे। आज एपिसोड नंबर 566 में आपको 13 सितंबर की तारीख में ले चलते हैं। 11, 12, 10 की कहानी तो आपको हम बता ही चुके हैं। तो देखिए, 13 सितंबर को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी बंगले पर एक अन्य मार्ग पर जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक हुई, बहुत गुस्से वाली बैठक थी। इसके बाद विजेंद्र यादव और ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ललन सिंह तब बिहार सरकार में मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री। वे अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहाबुद्दीन को लेकर पूछे गए सवाल पर कह दिया, हम तो नोटिस ही नहीं लेते हैं जी शहाबुद्दीन की, वी डोंट टेक नोटिस फॉर हिम। यह ललन सिंह का दोटुक लहजा था। उन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति पर कमेंट नहीं करते, शहाबुद्दीन पर हम कमेंट करेंगे, हमारे लिए वह महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार में कानून का राज है। देखिए, नीतीश कुमार जिस बात को दोहराते रहे हैं, तो ललन सिंह ने कहा बिहार में कानून का राज है। शहाबुद्दीन निकल गए तो क्या हुआ, भयभीत नहीं होना है और कानून के राज से कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, बीजेपी वाले कह रहे थे कि शहाबुद्दीन के खिलाफ सीसीए लगाया जाए। जेल से जब बाहर आए हैं और सीसीए लगाकर उन्हें जेल के भीतर डाल दिया जाए, लेकिन ललन सिंह ने यहाँ नियम का हवाला दिया, पटना हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और ललन सिंह ने कहा कि देखिए, मसला ऐसा है कि पटना हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जमानत पर निकलता है तो उसके खिलाफ सीसीए नहीं लगाया जा सकता है, बशर्ते कोई नए अपराध में वह शामिल हो जाए। और यह भी प्रावधान है कि किसी मुकदमे में, किसी प्राथमिकी में 9 महीने के भीतर ही सीसीए लगाया जा सकता है। तो यह शहाबुद्दीन के मसले में लागू नहीं होता है। तो देखिए, सियासी तापमान और नीतीश कुमार बिल्कुल, वे तो कह ही चुके थे ना कि बिहार का जनादेश किस बात के लिए है, यह दुनिया को पता है। तो लालू यादव भी 13 सितंबर को पटना लौट आए। वह मथुरा गए थे, इलाज के लिए भी गए थे, तो उन्हें तो एहसास हो ही गया था कि माहौल क्या है। तो लालू यादव ने कहा कि देखिए, उन्होंने अब आग पर पानी डालने की कोशिश की कि नीतीश कुमार ही गठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन के, और अपने बारे में कहा, अरे मैं तो दमकल हूँ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ देखते हैं ना, दमकल, मैं तो दमकल हूँ। जो चिंगारी उठ रही है ना, जिसे आप देख रहे हैं, और जहाँ कहीं भी आग लगी है उसे हम बुझा देंगे, मैं आ गया ना, और सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा देखिए, नीतीश कुमार को कोई समस्या है तो नीतीश कुमार के साथ हम बैठ जाएंगे, समस्या का समाधान निकाल लेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह आदतन
ऐसे हैं कि वे चुट्टी काटते रहते हैं, उन्हें भी हम मना कर रहे हैं कि बरबोलापन न करें। शहाबुद्दीन के बारे में देखिए, अब शहाबुद्दीन के बारे में लालू यादव ने पटना आकर क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन ने यही कहा ना कि हम उसके नेता हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं तो नेता हूं और बीजेपी जो इस पर इतना उछलकूद कर रही है वह अज्ञानी है। जमानत के बाद सीसीए नहीं लगता है। और यह भी कहा लालू यादव ने कि देखिए बिहार की जनता जानती है, यह स्वीकारोक्ति, बड़ी स्वीकारोक्ति थी कि लालू यादव कह रहे थे कि मैं और नीतीश कुमार बिहार का मास लीडर हूँ। अब कोई कह देगा कि ये मास लीडर नहीं है तो थोड़ी ना हम मास लीडर नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही लालू यादव ने अनंत सिंह का नाम ले लिया। क्यों नाम लिया अनंत सिंह का? तो लालू ने कहा कि अनंत सिंह क्या कहते हैं कि लालू यादव नहीं, नीतीश हमारे नेता हैं। जैसे शहाबुद्दीन कह रहे हैं कि नीतीश नहीं, लालू हमारे नेता हैं, तो अनंत सिंह ने भी तो कहा कि लालू नहीं, नीतीश हमारे नेता हैं। तो यह कह देने से मेरा कोई कद कम तो नहीं हो गया, अनंत सिंह ने जैसा कहा था। तो देखिए यह बात जब यह कहा गया कि सरकार अपील में जा सकती है, जो जमानत मिली है, तो लालू ने कहा जमानत और सरकार पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए बिहार में महागठबंधन की सरकार कांग्रेस के सहयोग से चल रही थी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक चौधरी थे और वे सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे। उन्होंने भी कहा, देखिए किस तरीके का सियासी तापमान चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि किसी को दिक्कत है, इशारा साफ साफ आरजेडी की ओर था, तो वह सरकार से बाहर चला जाए। लालू यादव को अशोक चौधरी ने निशाने में लिया और इसके साथ ही कहा कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की छवि को यदि कोई धूमिल करने की कोशिश करेगा तो यह बात बर्दाश्त के बाहर होगी। और नीतीश कुमार, जिन्हें शहाबुद्दीन परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता रहे हैं, वह परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं, रणनीति के मुख्यमंत्री है, रणनीति बस मुख्यमंत्री बने हैं। और देखिए इसी 13 सितंबर को शहाबुद्दीन के लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई। निजी टीवी चैनल पर एक वीडियो चलने लगा जिसमें शहाबुद्दीन का वह काफिला था जो भागलपुर जेल से निकला था 10 सितंबर को, और इस काफिले में सिवान का मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद कैफ भी शामिल था, शहाबुद्दीन के बिल्कुल करीब था। तो यह तस्वीर जैसे ही सामने आई, यह वीडियो जैसे ही सामने आया, हंगामा खड़ा हो गया। शहाबुद्दीन तो ऐसे ही किस बात के लिए पहचाने जाते थे, ये आपको पता ही है। मोहम्मद कैफ मोस्ट वांटेड अपराधी, और इसकी तलाश सिवान में हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन, जिनकी हत्या 13 मई को हुई थी, उस मामले में सरगर्मी से की जा रही थी। देखिए मोहम्मद कैफ वैसा अपराधी था जिसके बारे में राजदेव रंजन हत्याकांड में देखिए जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी, लेकिन सीबीआई ने अभी टेक ओवर नहीं किया था। इस बीच बिहार पुलिस ने राजदेव रंजन हत्या मामले में 5 शूटर्स गिरफ्तार किए थे, और इन शूटर्स की स्वीकारोक्ति यह थी कि हत्या के बाद, काम हो जाने के बाद, मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जो एक क्रिकेट अकादमी भी चलाता था, वह लगातार हमारे संपर्क में था, मतलब शूटर्स के संपर्क में था, और यह भागने के रास्ते को भी बता रहा था। तो यह तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, यह वीडियो जैसे ही सामने आया, अब मोहम्मद कैफ की और तस्वीरें दिखने लगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ भी एक तस्वीर में मोहम्मद कैफ दिख गया, सिवान का मोस्ट वांटेड अपराधी। तो हंगामा तो और बढ़ना ही था। यह संदेशा जाने लगा कि अपराधी इकट्ठा हो रहे हैं, गिरोह फिर से खड़ा हो रहा है। और देखिए शहाबुद्दीन, बकरीद भी 13 सितंबर को, तो बकरीद की खुशियां मनाने में शहाबुद्दीन अपने गांव प्रतापपुर में थे। मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था, लोग कम कहाँ हो रहे थे।
और मिलने वाले लोगों के बीच से ही समय निकाल कर वे पटना और दिल्ली से आए मीडिया वालों से कुछ मिनटों की बातचीत भी कर लेते थे। तो शहाबुद्दीन ने फिर कहा 13 सितंबर को, पता नहीं मेरे बयान पर क्यों लोग बाबेला कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि लालू यादव मेरे नेता हैं, तो इसमें हंगामा की क्या जरूरत है। मेरे नेता तो लालू यादव ही हैं। मैं न तो बिहार विधानसभा का सदस्य हूँ, न बिहार विधान परिषद का सदस्य हूँ कि मेरे सदन के नेता नीतीश कुमार कहे जाएंगे। यदि मैं सदन के भीतर होता तो सदन के नेता नीतीश कुमार होते और यह मैं मान भी लेता। इसके साथ ही शहाबुद्दीन ने कहा कि यदि मैं एमपी होता, अब तो एमपी भी नहीं हूँ, चुनाव भी नहीं लड़ सकता हूँ, तो हमारे नेता कोई और होते सदन के भीतर। तो देखिए इतना बवाल। इस बीच अदालत के मामले क्या, शहाबुद्दीन जमानत पर छूटे थे, लेकिन उनके खिलाफ 35 मुकदमे अब भी लंबित थे। और आपको जानकर हैरत होगी कि शहाबुद्दीन कह रहे थे कि मुकदमा लड़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आर्थिक तंगी में हूं और मुझे सरकार वकील दे। तो देखिए शहाबुद्दीन के लिए, शहाबुद्दीन जिस तरीके के व्यक्ति थे, जिस तरीके का आतंक था, शहाबुद्दीन के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया था 2005 में और तय ये हुआ था कि सिवान जेल के भीतर ही स्पेशल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन यह सुनवाई पिछले कई महीनों, कई वर्षों से लंबित थी, क्योंकि शहाबुद्दीन का ट्रांसफ़र भागलपुर जेल हो चुका था और भागलपुर जेल में व्यवस्था नहीं हुई थी। न्यायिक आदेश भी कुछ ऐसा, दरअसल मसला ऐसा था कि जो स्पेशल जज नियुक्त किए गए थे एडीजे अजय कुमार श्रीवास्तव, उनका तबादला पटना व्यवहार न्यायालय में कर दिया गया था और जो जुडिशियल ऑफिसर थे शहाबुद्दीन के स्पेशल कोर्ट के मामले में, वह भी प्रमोट कर दिए गए थे। तो यह मसला भी बहुत लंबे अरसे तक सुनवाई चल ही नहीं रही थी, पिछले कई महीनों से। और देखिए शहाबुद्दीन के खिलाफ जो इम्पॉर्टेंट केसेस थे, शहाबुद्दीन क्या कह रहे थे, शहाबुद्दीन के खिलाफ जो प्रमुख मुकदमे थे, जिनमें मुन्ना चौधरी अपहरण हत्याकांड, एक्स एमएलए आशा पाठक के बेटे और नौकर की हत्या का मसला, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल की हत्या, चिमनी मालिक प्रफुल्ल चंद्र सिंह का मर्डर, एसडीपीओ संजीव कुमार पर हमला, कमरुल हक अपहरण कांड, प्रतापपुर गोलीकांड, योगेंद्र पांडे हत्याकांड, माले कार्यकर्ताओं पर फायरिंग व हत्या। देखिए राजदेव रंजन हत्याकांड में तो अभी सीबीआई ने केस टेक ओवर नहीं किया था, इसलिए इसमें न कोई चार्जशीट और कोई ट्रायल की बात थी और अभी वो छूट कर आए थे तेजाब वाले कांड में। तो शहाबुद्दीन ने देखिए तर्क दिया था कुछ साल पहले कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मुकदमा नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे सरकार वकील दे। और तब जो स्पेशल कोर्ट के जज थे, उन्होंने शहाबुद्दीन को सरकारी खर्चे पर बचाव के लिए वकील देने का आदेश कर दिया था। लेकिन स्पेशल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ बिहार सरकार, समझिएगा बिहार सरकार के साथ शहाबुद्दीन के रिश्तों को भी समझिएगा, बिहार सरकार चली गई थी हाई कोर्ट और उसने चुनौती दी थी, मतलब बिहार सरकार ने, कि हम सरकारी खर्चे पर शहाबुद्दीन के आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष के लिए वकील नहीं दे सकते हैं। और इस याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने अब तक कोई आदेश पारित नहीं किया था। तो शहाबुद्दीन अपने को आर्थिक रूप से टूटे हुए बता रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये सारे अदालती मसले भी चल रहे थे और देखिए प्रशासन को तो सतर्क और सजग होना ही था। जब पूरे बिहार में इसी बात की चर्चा थी कि शहाबुद्दीन बाहर आए हैं, पता नहीं क्या होगा, तो प्रतापपुर में हर गतिविधि पर कौन मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस पर नज़र रखी जा रही थी। इस बीच 13 सितंबर को ही आशा रंजन, जो दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी थी, हफ्ते भर के बाद दिल्ली से सिवान लौटी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गई थी। ओम प्रकाश यादव पहल कर रहे थे, क्योंकि देखिए
हत्या के तुरंत बाद बिहार सरकार ने यह कह दिया था आशा रंजन की डिमांड पर कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन मई से सितंबर आ गया था और सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड नहीं किया था। तो आशा रंजन दिल्ली गई प्रधानमंत्री से मिलने, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह से मुलाकात हो गई थी। राजनाथ सिंह ने बताया भी कि आपका पत्र मिला है, हम इस मामले को देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से मिले बिना लौटे और उन्होंने कहा, आशा रंजन ने, कि देखिए मेरी जान को खतरा अब और बढ़ गया है। शहाबुद्दीन अब बाहर आ गए हैं। शहाबुद्दीन का आतंक कैसा है? जिला प्रशासन ने आशा रंजन को 2 बॉडीगार्ड दिए हुए थे, लेकिन आशा रंजन कह रही थी कि और एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो आशा रंजन लौट आई, लेकिन 14 सितंबर 15 सितंबर होते होते सीबीआई ने केस टेक ओवर कर लिया। लेकिन आशा रंजन सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। इनके वकील, नाम जहां तक मुझे स्मरण है, मेरी लाल डायरी कहती है, किसलय पांडे। किसलय पांडे के माध्यम से यह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और इनका कहना यह था कि जो मामले की सुनवाई है या मामले की जांच है, अभी तो जांच ही होनी थी सीबीआई की, वह दिल्ली ट्रांसफर की जाए, क्योंकि बिहार में बिहार वाले, सीबीआई वाले भी स्वतंत्र जांच नहीं कर सकते हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट में एक संचिका लेकर पहुंच गए। अब देखिए 14 सितंबर गहमा गहमी का दिन। अब तो तय हो गया कि शहाबुद्दीन को वापस जेल जाना होगा। सरकार उन्हें बाहर रखने के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। खबर आई कि बिहार सरकार शहाबुद्दीन को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है और इसके लिए जो विधि विशेषज्ञ हैं, लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय विचार चल रहा है और किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। देश भर में चर्चा तो हो ही रही थी कि शहाबुद्दीन कैसे बाहर आ गए। इसी बीच स्वराज अभियान के संस्थापक और देश के मशहूर वकील, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रशांत भूषण के प्रतिनिधि पहुंच गए सिवान और प्रतिनिधि ने तेजाब कांड में मारे गए सगे भाइयों के पिता चंदा बाबू से मुलाकात की, पूरे केस का ब्यौरा प्राप्त किया कि सुप्रीम कोर्ट में हम भी जाएंगे। मतलब अब सरकार भी जाने को तैयार और प्रशांत भूषण भी जाने को तैयार। प्रशांत भूषण चंदा बाबू की ओर से। तो शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। और देखिए इसी बीच सिवान के एसपी तब हुआ करते थे 2016 में सौरभ कुमार शाह, इन दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्होंने कहा शहाबुद्दीन चौथे पांचवें दिन भी प्रतापपुर में ही थे, पटना नहीं गए थे। अपने गांव में ही अपने समर्थकों से जो जहां से आ रहे थे उनसे मुलाकात कर रहे थे। तो सौरभ कुमार शाह ने कहा कि देखिए शहाबुद्दीन से पूछताछ की जाएगी। किस बात की पूछताछ? अभी कोई नया मामला तो दर्ज हुआ नहीं है। तो मामला वही जो उनके काफिले में मोहम्मद कैफ दिखा कि यह मोहम्मद कैफ जो मोस्ट वांटेड है। तो सौरभ कुमार शाह कह रहे थे कि नोटिस जारी करेंगे, शहाबुद्दीन को बुलाया जाएगा, अगले 1-2 दिनों में इस बात की प्रक्रिया और कार्यवाही की जाएगी। तो देखिए ये जो मोहम्मद कैफ था और जो एसपी कह रहे थे, तो इनका कहना था कि मोहम्मद कैफ के साथ साथ इसके 3 और सहयोगी हैं जिसके नाम जिम्मी, जावेद और प्रिंस हैं। जावेद की चर्चा भी राजदेव रंजन हत्याकांड में हो रही थी। तो इनके बारे में भी पूछताछ होगी। तो शहाबुद्दीन की परेशानी, उधर तेज प्रताप यादव के साथ मोहम्मद कैफ की तस्वीर वायरल हुई थी। तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव पटना में अपने बचाव में कह रहे थे कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनसे मिलने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अब कौन मिलता है, क्या मिलता है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है, मुझे क्या पता होता है। तो ये सारे प्रकरण चल रहे थे और इस बीच बकरीद भी था और शहाबुद्दीन भी थे। बकरीद के अगले दिन शहाबुद्दीन ने अपने गांव में अपने समर्थकों को भोज दिया, लेकिन एसटीएफ की टुकड़ी पटना से भेजी गई सिवान, क्योंकि खतरा तो था, खतरा बढ़ गया था। तो एसटीएफ ने फ्लैग मार्च किया। देखिए ऐसे वक्त में एसटीएफ का फ्लैग मार्च पूरे बिहार को नीतीश कुमार संदेशा देना चाह रहे थे कि शहाबुद्दीन आ गए हैं,
लेकिन कानून के राज से कोई समझौता, जैसा ललन सिंह ने कहा था कि कानून के राज से कोई समझौता नहीं होने जा रहा है। तो सिवान में एसटीएफ का फ्लैग मार्च होता है, एसपी कहते हैं कि शहाबुद्दीन से पूछताछ की जाएगी और लालू यादव बेबस दिखते हैं। अब वे शहाबुद्दीन को बचा नहीं सकते। मतलब सरकार, बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी। नीतीश कुमार का मूड वे भांप चुके हैं और शहाबुद्दीन के लिए वे सरकार को कुर्बान करने को तैयार नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया जमानत और जेल, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की कैसे सुनवाई होती है, क्या होता है, यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को, क्योंकि शहाबुद्दीन की ये कहानियाँ 2016 की कहानी आपके ही कहने पर हमने लाल डायरी से पढ़कर बतानी शुरू की है। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते हम आपसे जो अनुरोध करते हैं कि यदि मेरी किसी कहानी में आपको कोई त्रुटि दिखाई पड़ती हो, गलती दिखाई पड़ती हो, तो आप हमें ज़रूर बताइए। अगले एपिसोड में या फिर जैसे ही वक्त मिलेगा हम सत्यापन कर अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को ज़रूर सुधारेंगे और नई नई कहानियाँ लेकर। देखिए, हमारा जो ये चैनल है खबरों के पीछे, इसका मकसद, इसमें हम अपराध की कहानियाँ क्यों सुनाते हैं, ताकि लोग सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपराधी तत्वों से दूर रहें। तो चलते चलते आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे रात को ठीक 9 बजे और शहाबुद्दीन की श्रृंखला में, 2016 की कहानियों की श्रृंखला में आगे की कहानी बताएंगे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो फिर क्या हुआ और फिर शहाबुद्दीन को कैसे वापस जेल जाना पड़ा, जहां से वे लौटे ही नहीं, तिहाड़ जेल भेजे गए। कोरोना आया और इसके बाद जब वे कोरोना पॉजिटिव हुए, अस्पताल पहुंचे, तो फिर जिंदा वापस नहीं आए। धन्यवाद। मिलते हैं कल रात 9 बजे।